देख रहे हैं आपका प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल। ठीक 5 बज चुके हैं और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। भारत की सियासत में कहा जाता रहा है कि बीजेपी हमेशा चुनावी मोड में रहती है, तभी तो अभी 5 राज्यों के चुनाव खत्म नहीं हुए कि एक बार फिर से राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले 2024 की चुनावी जंग का बिगुल फूंक रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहे और उन्होंने कोलकाता के एस्प्लेनेड से कोलकाता वासियों को ललकारा है। उन्होंने ममता बनर्जी को लेकर के सूबे में जो सरकार है टीएमसी की, उनको लेकर के कई बड़ी बातें बोली हैं। उन्होंने पश्चिम बंगाल में ममता सरकार में उन्होंने जबरदस्त हमला बोलते हुए उन्होंने कहा है कि साथ वाले देश से, साथ वाले दूसरे देश से, चाहे वो आपका बांग्लादेश हो या फिर आसपास के इलाके हो, वहां से जो घुसपैठ आते हैं उन्हें, उन शरणार्थियों को सीधे सीधे वोटर बनाने का काम, उन्हें पहचान पत्र देने का काम प्रदेश में ममता बनर्जी करती है। उन्होंने कहा कि व्हाट्सएप पर आप देखिए तो आधार कार्ड आपको दिए जाते होंगे। सोशल मीडिया का उन्होंने जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि ये जो इलाके, ये जो घुसपैठिया यहाँ पर घुस रहे हैं, इनका कोई इलाज अभी तक पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी नहीं कर पाई हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि सूबे में जिस तरीके से लगातार कई अपराध हुए हैं और साथ ही यहां पर भ्रष्टाचार हो रहा है, तुष्टीकरण ममता बनर्जी कर रही हैं, उस पर भी एक भी बयान सूबे से नहीं आता। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सीएए और एनआरसी वो लागू करके रहेंगे। कई बड़ी बातें उन्होंने बोली हैं, लेकिन ऐसे में जो पश्चिम बंगाल में उन्होंने स्पेशली कहा है, उन्होंने कहा जो बंगाल कभी रविंद्र संगीत सुनता था अब बम की आवाजें सुनता है। ममता बनर्जी अपने अन्य गठबंधन दल के साथ अयोध्या में राम मंदिर पर आपत्तिजनक बयान देती हैं, आपत्ति जताती हैं। अमित शाह ने कहा कि मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि सीए देश का कानून है और मैं इस मंच से घोषणा कर रहा हूं कि सीएए निश्चित रूप से लागू करेंगे। अब देखना होगा कि शाह के इस आगाज से बीजेपी को पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले बंगाल में कितना फायदा होगा, क्योंकि आज पश्चिम बंगाल में गृहमंत्री अमित शाह ने हुंकार भरी। उन्होंने कहा कि 2026 में जब बंगाल में चुनाव होंगे तो आप देखिएगा, जहां हम 0 पे थे आज 70 पे हैं, वहां हम बंगाल की सत्ता पर काबिज हो जाएंगे। आपको अजय मिश्र टेनी याद होंगे। आपसे ठीक 4 दिन पहले पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से उनका एक वीडियो क्लिप वायरल हुआ था, अजय मिश्र टेनी का। उन्होंने कहा था सीए और एनआरसी को लेकर के बहुत बड़ा बयान उन्होंने दिया था। उन्होंने कहा था कि पश्चिम बंगाल में सीएए और एनआरसी यहां लागू किया जाएगा। मीडिया में आपने ये खबर देखी होगी, लेकिन आज खुद गृह मंत्री का पश्चिम बंगाल पर जाके, पश्चिम बंगाल की धरती में जाकर ये कहना बहुत कुछ राजनीतिक कयासों की इशारा करता है। लेकिन आपको आज गृह मंत्री ने क्या कुछ कहा है, सबसे पहले आपको सुनवाते हैं, आपको एक अंदाजा लगेगा। पश्चिम बंगाल की राजनीति में अचानक से, राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले, पूरे देश में राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने आखिर आज जो चुनावी हुंकार भरी है, उसका जो मतलब है वो कितना दूर और कैसे जाएगा, इसके कितने मायने हो सकते हैं, खासकर जो अभी सत्ता में वहां टीएमसी सरकार है पश्चिम बंगाल में, उनके लिए क्या है ये, एक बार सुनिएगा। 27 साल कम्युनिस्टों का शासन रहा। ममता जी तीसरी टर्म के लिए जीती। लाल भाई और एक तृणमूल कांग्रेस मिलकर बंगाल को बर्बाद कर दी। चुनावी हिंसा पूरे देश में, चुनावी हिंसा अगर सबसे ज्यादा होती है तो बंगाल में होती है। घुसपैठ बंगाल सरकार, ममता बनर्जी रोक नहीं पाई। जो ममता बनर्जी कभी घुसपैठियों के लिए पार्लियामेंट चलने नहीं देती थी, वो ममता बनर्जी आज घुसपैठियों को खुलेआम वोटर कार्ड और आधार कार्ड बंट रहे हैं, वो चुप बैठी है। कट मनी से पूरी बंगाल की जनता परेशान, सिंडिकेट की उगाही से पूरी बंगाल की जनता परेशान। और जिस बंगाल में कभी सुबह सुबह रविंद्र संगीत सुनाई पड़ता था, वो बंगाल
आज बम धमाकों से गूंज रहा है। मित्रों, बम धमाकों से गूंज रहा है। चलिए, तो आपने सुना गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में क्या कुछ कहा। वैसे में आपको बता देते हैं कि आज हमारे साथ इस पूरे डिबेट में चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। संजय सरकार, प्रवक्ता टीएमसी के हमारे साथ पश्चिम बंगाल से होंगे। सैयद जवाद, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। स्वागत आपका। रत्नाकर सिंह, नेता कांग्रेस के, हमारे साथ। अमिताभ ठाकुर, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ गए। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। केया घोष, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की, पश्चिम बंगाल से हमारे साथ जुड़ गई हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ अमिताभ कुमार हैं। 5 राज्यों के चुनाव और अचानक से राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह पश्चिम बंगाल जाते हैं। वहां के स्प्लेंडेड में उनकी रैली होती है, सभा करते हैं, भाषण देते हैं, सीएए एनआरसी को लेकर के बहुत बड़ी बात कहते हैं। उन्होंने कहा है कि ये लागू करके रहेंगे बंगाल में। और जिस तरीके से यहाँ पर गोलियां और बम की आवाजें आती हैं, इसे राज्य में सरकार रोक नहीं पाई है। बंगाल में जिस तरीके से घुसपैठिया हावी हो रहा है, उसको लेकर के पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री कुछ कहती नहीं है। इसके मायने क्या लगा है? जी बिल्कुल सर, आ रही है। अचानक से ये सीए एनआरसी बंगाल में, इसके मतलब मायने क्या है सर? देखिए, भाजपा जो है वो विपक्षियों को चौंकाने में यकीन रखती है, जहाँ तक मुझे लग रहा है। और ये ऐसा ही एक कदम था। अभी 5 राज्यों के चुनाव पूर्ण नहीं हुए हैं। एक राज्य में बाकी है और उसके बाद गणना भी बाकी है और उसके तुरंत बाद जो है संसद का सत्र शुरू होने वाला है। तो किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि इस तरीके से अचानक आकर के और चुनावी जो है मंच जो है वो पश्चिम बंगाल में सजने लगेगा। और 2024 के चुनाव को लेकर के भाजपा सीधा उस प्रदेश में जाएगी जहां पे सबसे ज्यादा इस समस्या को देखा जा रहा है। बहुत गंभीर समस्या के तौर पे इसे देखा जा रहा है। मुझे लगता है कि भाजपा जो है इस पिच पर 2024 के चुनाव में खेलने की तैयारी कर रही है। जिस तरीके से इसको लागू करने की बातें हो रही है और तैयारियां चल रही हैं अलग अलग प्रदेशों में, इसको लेकर के कई अन्य नेता भी बयान देते रहे हैं। तो ये बहुत ही आश्चर्य की बात है। मुझे लगता है कि वो विपक्ष जो है उसको संभलने का मौका भाजपा देना नहीं चाहती। और पश्चिम बंगाल में ये बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि वहां पे जो विदेशी घुसपैठ है वो बिल्कुल नहीं रुक पाती है। और केवल घुसपैठ रुकती नहीं है, घुसपैठ ये जो आते हैं उनका यहाँ पे आधार कार्ड का बनना, राशन कार्ड का बनना वहां पे बहुत आसान हो गया है। और वहां पे जो नेटवर्क है घुसपैठियों का, उसको जानकर आपको आश्चर्य होगा कि बाकायदा गिरोह वहां चल रहे हैं जो वहां पे लाते हैं, वहां कुछ दिन उन्हें रखते हैं, उनका राशन कार्ड और आधार कार्ड वगैरह बनवाते हैं, जिसमें स्थानीय नेता भी शामिल होते हैं और वो गिरोह के लोग तो होते ही हैं। और कई जगह पे जो बॉर्डर पे जो हमारे बीएसएफ या और अन्य जो पुलिस फोर्सेस हैं, उनकी भी कमियां हैं जिसकी वजह से घुस आते हैं। और उसके बाद इनको देश के अलग अलग हिस्सों में एडजस्ट किया जाता है। ये बहुत भयानक अवस्था, उससे लेकर के सबको चिंता होनी चाहिए। बीजेपी तो चिंता दिखा रही है, लेकिन इसमें फिलहाल जिस ढंग से बातचीत हो रही है उससे ऐसा लग रहा है ये चुनाव को लेकर के एग्रेसिव हो रही है और इस पे ही वो विपक्ष को दबोचना चाहती है, जो मुझे लग रहा है। चुनाव को लेकर के अग्रेसिव होना, विपक्ष को दबोचने की कोशिश करना, क्योंकि 2024 बहुत बड़ा चुनाव है। उसको लेकर के एक बार फिर से बंगाल वो राज्य है जहां पर शरणार्थियों की समस्या और साथ ही दूसरे देशों से आने वाले घुसपैठियों की समस्या बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में शायद ये शुरुआत पश्चिम बंगाल से। हालांकि प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ केया घोष बंगाल से बैठी हैं। क्या कहेंगे आप? आज गृह मंत्री अमित शाह ने जिस तरीके से पश्चिम बंगाल की जमीन से ममता बनर्जी को ललकारा है, भ्रष्टाचार पर उन्होंने कई सवाल दागे। उन्होंने कहा कि सरकार तो बना ली है टीएमसी से ममता बनर्जी सूबे में, उन्होंने जोड़ तोड़ करके बना तो लिया है, लेकिन राज्य का कर क्या रही हैं, हो क्या रहा है यहाँ? क्या घोष, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, और एक बार बोलिए। बहुत मैं कह रही हूँ कि पश्चिम बंगाल में आज कोलकाता के एस्प्लेनेड में गृह मंत्री अमित शाह का सीएए एनआरसी का जिक्र करना, 2024
में लोकसभा इलेक्शंस हैं, लोकसभा इलेक्शंस है 2024 में। शुरुआत कहीं बंगाल से तो नहीं कर रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह? समझ में आ रहा है आपको सवाल? देखिए, एक बात मैं बताना चाहती हूँ आपको कि 24 की शुरुआत हो चुकी है। देश के लोग वो मन बना चुके हैं कि तीसरी बार उनको नरेंद्र मोदी सरकार ही चाहिए। तो ये बंगाल से शुरू हो या बेंगलुरु से शुरू हो या भटिंडा से शुरू हो, शुरुआत तो हो चुकी है। और रही बात सीएए की जिसके बारे में आपने जिक्र किया, देखिए ये तो कानून बन चुकी है। अब ये ममता बनर्जी लाख चाहे, लेकिन ये कानून तो मतलब जैसे पुष्पा झुकता नहीं है, सीएए भी नहीं झुकेगा। ये तो लागू होके ही रहेगा। और खास करके पश्चिम बंगाल में देखिए, आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही एक वीडियो वायरल हुआ था जहां पर तृणमूल की एक लीडर नेत्री वो बोल रही है कि बांग्लादेशी जो है, अगर उनको अपना नाम वोटर कार्ड में घुसाना है तो फलाना इनसे आप संपर्क करें। मतलब यहाँ पर ये जैसे बांट रहे हैं बांग्लादेशियों को ये वोटर कार्ड में उनका नाम घुसाना, क्योंकि ये घुसपैठियों का समर्थन से ही तृणमूल सरकार तीसरी बार के लिए क्षमता में आई है, पश्चिम बंगाल में आई है। तो जाहिर है कि उनको पश्चिम बंगाल से ज्यादा बांग्लादेशियों के ऊपर उनका ज्यादा प्यार है। ये तृणमूल वाले जो बोलते हैं जय बांग्ला, वो बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान का स्लोगन था, नारा था। ये जो बोलते हैं खेला होबे, ये भी बांग्लादेशी एक नेता का उनका नारा था। तो ये सब बांग्लादेशी से जो इतना प्रेम है, बांग्लादेशी का वहां पर एक्टर को लाके यहाँ पर उनका कैंपेन करवाना, तो ये शेख हसीना से तो सबसे यहाँ अच्छे पर जो रिश्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। शेख हसीना जो प्रधानमंत्री है बांग्लादेश के, तो सबसे अच्छे नहीं, शेख हसीना जी जब भी आती हैं, प्रॉब्लम में बांग्लादेश होता है तो हम लोग सबसे पहले खड़े होते हैं। बहुत प्रेम है। हाँ, नहीं, लेकिन शेख हसीना बांग्लादेश की मुख्यमंत्री हैं, माफ कीजिएगा, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं, और जब भी मुश्किलात में आती हैं या कोई ज़रूरत उस देश को होता है तो हमारा देश प्रधानमंत्री खुद खड़े होते हैं कई बार। तो ऐसे में सपोर्ट सिर्फ बंगाल करता है। मुद्दा ये है, भाषा एक जैसी है, क्योंकि बांग्लादेशी और बंगाल के लोगों की भाषा सिमिलर है, इसीलिए घुसपैठिए आ रहे हैं, वोटर्स की प्रॉब्लम है। क्या टीएमसी, मुद्दा यह है कि क्या टीएमसी बांग्लादेश से जो लोग आ रहे हैं उन्हें कन्वर्ट कर रहे हैं अपने वोटर्स में, शरणार्थियों को आधार कार्ड दे रहे हैं। ये है, ठीक है संजय सरकार जी, क्या आप लोग जो मजबूर लोग हैं, आपको पता है बांग्लादेश कितना समृद्ध है, हमारा देश कितना समृद्ध है, जो बांग्लादेशी हमारे देश में आ रहे हैं, इल्जाम लग रहे हैं कि इन शरणार्थियों को व्हाट्सएप पे आप लोग भेज रहे हैं आधार कार्ड, वोटर कार्ड, और वोट दिलवाते हैं। और यही गठजोड़ साठ गांठ करके सरकार ममता बनर्जी ने बना ली है, और जीतने के बाद प्रदेश का कर क्या रहे हैं हाल। प्रीति जी, गुड इवनिंग। मैं आपको बताना चाहता, मैं बोलूँगा कैमरामैन को एक चीज दिखाने के लिए। देखा, ये कैमरामैन है, कैमरामैन को बोलने के लिए, ये उत्तर 24 परगना के हिंगलगंज से एक जगह है। जो ये पेपर जो जब पब्लिश हुआ था 24 जुलाई 2021 में, ठीक है, इसमें निमाई राय बोल के भारतीय जनता पार्टी के एक लीडर है हिंगलगंज के, इसने कहा किया था जितना बांग्लादेशी है उसको बॉर्डर से लेके आता है और 50-50 हजार रुपया लेके इसको आधार कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड बना के देते हैं। और ये आजकल बंगाल के एक फेमस पेपर है, उसमें इसको तस्वीर को साथ देखिए, निमाई राय को तस्वीर को साथ में हम दिखा दे रहे हैं। सुनिए, अभी घुसपैठी किसने, बॉर्डर तो हम नहीं देखते हैं, बॉर्डर तो बीएसएफ देखता है, और बीएसएफ को कंट्रोल करता है कौन, किया को भी जानकारी होना चाहिए उसको। अगर अमित शाह कह रहे हैं कि हमारे पास रिकॉर्ड है, हम लाएंगे सीएनआरसी। मेरे बात सुनिए प्रीति जी, मैं आपको अच्छे तरह से बोल रहा है। तो देखिए, पकड़ा गया भारतीय जनता पार्टी के लीडर निमाई राय पकड़ा गया है, और बॉर्डर देखने का है अमित शाह का अंडर में, बीएसएफ जो रहता है बीएसएफ का, आईबी किसके अंडर में है, होम मिनिस्टर के अंडर, अमित शाह का अंडर में, और रॉ किसके अंदर, प्राइम मिनिस्टर के अंडर में रहता है। और उसके अलावा एनआईए स्पेशली देखता है, घुसपैठियों मैटर, आतंकवादी देखता है, तो होम मिनिस्टर के अंडर में। तब ये सब कहाँ रहते हैं बॉर्डर में, ये सोया रहता है, भेदभाव के भी आरोप लगते हैं टीएमसी पे। सोया रहता है क्या? अच्छा, भेदभाव के भी आरोप, भेदभाव के आरोप, बांग्लादेशी और आपके रियल जो बंगालीज है उनमें भेदभाव करते हैं आप लोग, टीएमसी करती है क्या? बिल्कुल भेदभाव नहीं करते हैं, नहीं भेदभाव नहीं है। और रह गया मोदी जी वहाँ पर, क्या भेदभाव होता है?
बांग्लादेश से आए लोग और जो बंगाल के लोग हैं, क्या उनमें भेदभाव करती है टीएमसी? नहीं, हम भेदभाव नहीं करते हैं। ममता बनर्जी ने हम बोले एक सेकंड, बस एक सेकंड, क्या कह रही हो उसके बाद संजय सरकार, एक सेकंड रुकेगा, क्या घोष है? हाँ देखिए, ममता बनर्जी ने खुद कहा है कि हाँ, मैं तुष्टिकरण की राजनीति करती हूँ। अच्छा। मैं दूधेल गाय, मतलब जो गाय दूध देता है, मैं उनके लिए उनका आवाज, उनको समर्थन करती हूँ। और ये क्या एक फोटो दिखा रहे हैं? मैं तो आपको वीडियो दिखा रही हूँ, वीडियो वायरल बता रही हूँ। यहाँ पर ऐसा हुआ है कि यहाँ पर पश्चिम बंगाल में जो तुष्टिकरण किया जा रहा है, क्यों बांग्लादेशी? ठीक है, सही है जवाब, मैं आती हूँ। तुष्टिकरण की राजनीति सूबे में पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कर रही है, अल्पसंख्यक मुस्लिमों को लेकर के ये आरोप कई बार लगे। प्रीति जी, हाँ। 1 मिनट में मैं खत्म कर चलिए, 1 मिनट से ज्यादा दादा मेरे पास है नहीं, बोलिए। नहीं 1 मिनट में। अच्छा, बांग्लादेश में बिरयानी खाने के लिए कौन जाता है? मोदी जी जाता है। थोड़ा चुनाव तेज का समय बोलिएगा, कहाँ आवाज पहुंचा बढ़ाइए करता है? गेस्टों बांग्लादेश की। से चुनाव प्रचार करते हैं PCR इंडिया के लिए, ठीक है। अदानी को लेके किसने जाता है? मोदी जी जाता है, ठीक है। बांग्लादेश को अगर घुसपैठ चाहिए तो पेपर में दिया। आप 21 जुलाई का पेपर दे, 24 जुलाई 2021 का पेपर, आजकल पेपर पढ़ लीजिए ना, क्या को बोलिए पढ़ने के लिए, पढ़ उड़ के आके नहीं दे, सुनने में अच्छा लगता है। और रह गया, चुनाव एक महोत्सव है, चुनाव महोत्सव होते हैं, तो वहाँ पर सब आदमी बाहर से भी आदमी सैयद एक दुकान बार लगाता बोले। है अपने खिलौना। अच्छा सैयद जवाब बोले, क्या पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी तुष्टिकरण की राजनीति करती है? अच्छा, अरे 2 गेस्ट और है, रुक जाइए दादा प्लीज। मुझे पैसा, अरे क्या घोष, रुक जाइए प्लीज। सैयद जवाब, क्या पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तुष्टिकरण करती हैं? ये आरोप क्यों लगाती है, क्यों लगाए जाते हैं? खासकर भारतीय जनता पार्टी के आला बड़े नेता उन पर लगाते हैं कि अपने ही राज्य में ये देखिए भेदभाव करती हैं, तुष्टिकरण करती हैं, बाहरी और कहती हैं कि बाहर के लोग, ये अंदर के लोग, इनसाइडर्स आउटसाइडर्स करती हैं। खेला होबे का नारा कह रही हैं वो कि बांग्लादेश के लोगों ने दिया तो उन्हें पसंद करती है ममता बनर्जी। नहीं, खेला तो हो चुका है और ख़ास तौर से अमित शाह जी और माननीय प्रधानमंत्री जी इस चीज़ को बखूबी जानते हैं कि पश्चिम बंगाल के अंदर क्या स्थिति है। मैंने बड़ा गौर से आज जो है अमित शाह साहब का, माननीय गृह मंत्री जी का भाषण सुना और कुछ एक शेर जो है मुझे उनकी बात पर याद आ गया कि नज़र नहीं है नज़ारों की बात करते हैं, जमी पे चांद सितारों की बात करते हैं, वो हाथ जोड़कर बस्तियां लूटने वाले भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। और आखिरी मिसरा बहुत ज़रूर है और ख़ास तौर से भारतीय जनता पार्टी के जो हमारी बहन प्रवक्ता बैठी हूँ वो ज़रूर सुने। बड़ा हसीन है उनके ज़बां का जादू, लगा के आग बहारों की बात करते हैं। देखिए क्या है, अभी 5 राज्यों के चुनाव ख़त्म भी नहीं हुए और माननीय गृह मंत्री जी का जो भाषण था वो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा हटा हुआ था। पड़ोस में आपको पता है क्या स्थितियां बनी हुई हैं प्रदेशों के अंदर, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के अंदर तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बड़ी लंबी चौड़ी स्पीचेस दी और जो है चुनावी भाषण दिए। अरे तुष्टिकरण पे बोलिए ना, मिजोरम के अंदर नहीं गए, बात घुमा रहे नहीं फिर मिजोरम, मैं कह रही हूँ पश्चिम बंगाल की बात करिए। तुष्टिकरण का मतलब होता है एक धर्म संप्रदाय को, लोगों को खुश करना, उनके बारे में सोचना और दूसरे जो लोग हैं उन्हें साइडलाइन करना, ये बार बार कहा गया। तुष्टिकरण की राजनीति कौन कर रहा है, हिंदू मुसलमान की राजनीति कौन कर रहा है, वो जग जाहिर है। लेकिन मैं थोड़ा सा पस मंजर आपको इस चीज पे लेकर के आना चाह रहा हूं कि 2024 में स्थिति साफ नहीं है और आज भी चुनावी रैली में झूठा वादा करके जो है माननीय गृह मंत्री जी चले गए, बोलने लगे 60 करोड़ लोगों को हमने जो है घर दिया। कहां दिया भैया? 60 करोड़ लोगों को घर दिया गया? अरे 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का वादा करा गया, वो आज तक नहीं हुआ। किसान अभी निकले हैं फिर से, किसानों के आय 2 गुना करने का वादा जो था वो करके गए थे 2022 तक। किसान फिर दोबारा सड़कों के ऊपर हो सकता मोर्चा लेकर के गुजरे। तो अभी की जो परिस्थितियां बनी हुई हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ज्यादा भयावक बनी हुई। और 2024 के अंदर जो आरएसएस का कहना है ऑर्गेनाइजर के अंदर, नहीं दे रहे हैं। नहीं मैं जवाब दे रहा हूं। देखिए तुष्टिकरण की जो राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने स्टार्ट करी है, संजय सरकार ने दे दिया। अरे नहीं, देखिए क्या है, 2024 के अंदर जो स्थिति बनी हुई है वो ऑर्गेनाइजर के अंदर आरएसएस ने साफ क्लियर करी है। और तुष्टिकरण के ऊपर आप जो सवाल का जवाब लेना, ममता बनर्जी सलाम वालेकुम बोलती हैं, जय श्री राम बोलती नहीं है। इससे अगर कोई सलाम वालेकुम लीजिए कहता क्या है, अच्छा घोष- सुनिए, ममता बनर्जी तो मंदिर भी जाती हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में क्यों दर्द होने लगता है? राहुल गांधी साहब भी जाते हैं, सभी लोग जाते हैं, ये कोई आज की थोड़ी नहीं है। अच्छा, तमाम लोग जाते हैं, इनके पेट में क्या हिंदुत्व का सर्टिफिकेट भारतीय जनता पार्टी बांटेगी? क्या कि घोष कौन बोलेंगे? हिंदू है या नहीं है? विश्लेषक महोदय से मैं बोलना चाहती तो हूँ। भारतीय आप बात करिए और परिवारवाद की बात कर रहे थे, जय शाह के ऊपर नहीं बोलेंगे।
आज आप देखिए क्या क्या उन्होंने भाषण के अंदर परिवारवाद के ऊपर चले गए। तो मुझे बताइए जयशाह कौन से परिवारवाद से आते हैं, उनके ऊपर जवाब दे लीजिए। उसके बाद राजनाथ सिंह के बेटे कौन से परिवारवाद से आते हैं, उनके ऊपर जवाब दे दीजिए। तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोग जो नेता हैं उनके ऊपर, अरे सुन लीजिए दीदी, बना के रखा है। अरे मेरी बड़ी बहन सुनिए, आप सुन नहीं पाएंगे, बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। एक और मेहमान नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे डिबेट मत कीजिए आप लोग। आप एक और सुनना आपके नहीं साथी, चाहती। एक सेकेंड और करप्शन रुक जाइए, एक सेकंड सैयद, और प्लीज केया घोष, एक सेकंड रत्नाकर जी, एक और मेहमान है, प्लीज आप ही लोग के साथ हैं, एक सेकंड केया घोष प्लीज, एक सेकंड, बस एक सेकंड, जो अल्पसंख्यक है उनको सिर्फ और ठीक है केया घोष जी, बस एक सेकंड दीजिए। इस्तेमाल करते अरे कब तक हिंदू मुसलमान की राजनीति करती रहेंगी आपकी और आपकी पार्टी के लोग? सैयद प्लीज कब एक तक सेकंड, चलेगी हिंदू सैयद मुसलमान? ये कार्ड चलने वाला नहीं है। सैयद एक सेकंड, केया घोष एक और मेहमान, की रिपोर्ट पढ़िए। ठीक है पढ़ लिया, एक सेकंड केया घोष, अरे हमारे साथ कांग्रेस के भी प्रवक्ता, उनको इंट्रोड्यूस तो करने दीजिए। रत्नाकर सिंह जी हमारे साथ, कांग्रेस के नेता। गृह मंत्री जी ने कहा है कि प्रदेश में, बंगाल में भारत टीएमसी और कांग्रेस एक ही पार्टी है, इन्हें प्रदेश की जनता अलग अलग ना समझे। ये दोनों पार्टियां मिलकर राज्य को लूटने का और भ्रष्टाचार में लिप्त करने का और डुबाने का काम कर रही है। देखिए प्रीति जी, सबसे पहले तो मैं आ जाता हूं इस प्रश्न का, भ्रष्टाचार का जवाब देता हूं, लेकिन पहले मैं तुष्टीकरण की बात कर लेता हूं जो हमारे भाई सैयद जी से आप पूछ रही थी। क्या टीएमसी से मिली हुई है कांग्रेस पार्टी, पहले ये बताइए ना, जो सवाल अच्छा, उन्होंने किया है। जी जी जी, देखिए टीएमसी से मिली हुई है कांग्रेस, बिल्कुल 2014-24 का जब लड़ाई होगा तो इंडिया गठबंधन में हमारा एक घटक दल है टीएमसी, और हम साथ लेकिन में ममता मिलकर लड़ाई बनर्जी तो लड़ेंगे। कहती हैं कि भाई हमारे बंगाल को छोड़कर आप लोग दूसरे राज्यों में लड़ लीजिए, हमारे इस पूरे इलाके को छोड़ दीजिए। इस बयान पे क्या कहेंगे? नहीं, वो तो सीटों का बंटवारा जब ही होगा तो वो टीएमसी बैठ करके और कांग्रेस बैठ करके डिसाइड कर लेगी कौन कहां पे लड़ेगा और कितनी सीटों पे लड़ेगा। हम तो खुलेआम कहते हैं कि हम आपको हराने के लिए, तुष्टीकरण की राजनीति को शिकस्त देने के लिए, ध्रुवीकरण की राजनीति को खत्म करने के लिए हम निश्चित रूप से एक साथ लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? तेलंगाना में आपने क्या किया? आपके तो दो ही यार, ओवैसी और केसीआर। आपने वहां पे एक तरफ एग्रीमेंट कर लिया बीआरएस के साथ कि भाई केंद्र में आप मेरा सहयोग दे दीजिएगा और मुख्यमंत्री हम आपको बनवा देंगे। और क्या पता कल को अगर सीटें कुछ कम ज्यादा हुई और बीआरएस को अगर सरकार बनाने की स्थिति आई तो बीजेपी साथ में चल पड़ेगी। और तुष्टीकरण की आपने योगी को देखा, योगी ने ऐसे कहा कि मुसलमानों का जो 4% आरक्षण है उसको खत्म कर देंगे। तो ये तो परिस्थिति बन रही है इनके खिलाफ। मैं आ जाता हूं अभी मुद्दे पे। मुद्दा ये है कि ध्रुवीकरण की राजनीति करता कौन है और कब करता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब विकास की राजनीति को लेकर चलते हैं, सबका साथ सबका विकास का नारा लेकर चलते हैं, लेकिन जब चुनाव आते आते कोई विकास का काम कर नहीं पाते हैं तो इनका एकमात्र एजेंडा होता है किसी तरह से लोगों को बांटो और तुष्टीकरण की राजनीति करो और वोट को पोलराइज करो। अब जब भी चुनाव आता है, ये अभी कह रही थी होकर रहेगा होकर रहेगा होकर रहेगा। अरे भैया, 9.5 साल निकल गए, कब आप वन नेशन वन इलेक्शन करेंगे? कब आप कॉमन सिविल कोड कब लागू करेंगे? कब आप सीएए लागू करेंगे? कब एनआरसी कराएंगे? होकर रहेगा होकर रहेगा होकर रहेगा। अरे लोगों को मूर्ख बनाने का काम छोड़िए, कब होगा ये तो बताइए। आप लोग सिर्फ कब लागू करेंगे? पूरी बात कर, अच्छा पूरी बात ठीक है। नहीं, रत्नाकर जी को पूरी बात करने दीजिए, पूरी बात करने दीजिए। देखिए, जब जनता पूछती है कि महंगाई कम क्यों नहीं हो रही है, क्रूड के दाम जो है 3 गुने, 60 साल के ऊपर वो सत्ता में रहे। रत्नाकर जी को एक सेकंड बोलने दीजिए। केया घोष जी एक सेकंड, अपनी बात पूरी कर लें, अपनी बात पूरी कर लें। केया घोष अपनी बात पूरी कर लें, बोलिए रत्नाकर जी। जी मैं मेरी बात सुनिए। कि मैं प्रीति जी वही कह रहा था कि देश की जनता आज पूछ रही है, जब अमित शाह से पूछती है कि भैया आपने महंगाई कम करने के वादे किए थे, क्रूड ऑयल तो घट करके 1/3 हो गया और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ के 2 गुने हो गए। जब जनता पूछती है कि रोजगार के नाम पे आप 2 करोड़ का वादा किए थे, आज रोजगार के नाम पे 71,000 का नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। और जब जनता पूछती है कि आप किसानों का एमएसपी कब देंगे, तो आप सीए की बात करते हैं। जब गरीबों की बात होती है तो एनआरसी की बात करते हैं।
जब किसानों की बात होती है तो राम मंदिर की बात करते हैं। अरे जनता जो है, जनता के मुद्दों पे कब बात करेंगे, कब ठीक है संजीदगी ठीक है ठीक है। दिखाएंगे क्या आप? घोष जल्दी से जवाब। आप क्या घोष को बोलने दीजिए, आप लोगों ने अपनी अपनी बात रख ली है, बोलिए क्या घोष। चलिए क्या घोष के पास हम वापस चलेंगे, तब तक अमिताभ जी, इतने सारे आरोप, इतने बड़ी बड़ी चीजें तमाम लोगों ने कह दी हैं। ये बात तो ठीक है। देखिए, घुसपैठ की समस्या तो है ही, कोई इसको इनकार करे, कोई इसे स्वीकार करे, इससे फर्क नहीं पड़ता है। घुसपैठ की बहुत बड़ी समस्या है और हम सब जानते हैं कि घुसपैठ की समस्या केवल वहीं पे नहीं है। पश्चिम बंगाल, आसाम, त्रिपुरा से लेकर के और इसके अलावा और भी नागालैंड वगैरह में भी के थ्रू भी कई बार लोग आते हैं, कई रास्ते हैं। और इसके साथ ही बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सारे राज्य जो है इन घुसपैठियों की वजह से परेशान है, क्योंकि वहां से घुसपैठ करने के बाद वो कुछ दिनों में कागज बना करके और फिर कहीं और जाकर बस जा रहे हैं। 4 करोड़ से ज्यादा जो सूचित जानकारी में है, 4 करोड़ से ज्यादा घुसपैठिए कह रहे हैं, और रिकॉर्ड तो और भी ज्यादा बताया जाता है कि और भी ज्यादा है। तो इन घुसपैठियों के आने से दिक्कत ये है, भाजपा को इसलिए ज्यादा परेशानी होती है कि इनका अगर राशन कार्ड और आधार कार्ड बनता है तो ये निश्चित रूप से विपक्ष के दलों को ही ज्यादातर वोट करते हैं, वो इनके मतदाता होते नहीं है। तो सबसे ज्यादा जो है भाजपा जो है इसके ऊपर सक्रिय रहती है। और अभी जो जानकारियां हमें मिली हैं कि इन्होंने बंगाल में बाकायदा निगरानी समितियां गठित करनी शुरू कर दी हैं जो घुसपैठियों पर नजर रखे। सैयद जी, मैं देखिए प्रीति इसी बात को बार बार दोहरा रहा था कि रजिस्टर बनाया जाए। नहीं, रजिस्टर वो बनाया भी गया था और उसमें से डेटा आपको पता गायब भी हो गया था। असम के अंदर एक रजिस्टर बनाया गया तो उसके बाद उसका डेटा कहाँ गया किसी को नहीं पता। आपको शायद याद भी नहीं होगा, 2020 के अंदर जिस वक्त CA-NRC लागू करने की बात करी गई थी और जो है खासतौर से असम के अंदर आपको पता भी होगा NRC लागू करने की बात भी करी जा रही थी। उनको पता चला जब जो है 18 लाख लोगों के अंदर, पूरे आसाम के अंदर 18 लाख लोग निकले और 18 लाख लोगों में लगभग जो है 12 लाख जो है वो हिंदू कम्युनिटी के लोग थे और उसमें सबसे ज्यादा महिलाएं निकली। तो उसके बाद आपको पता लागू करने के बाद डेटा ही गायब हो गया और आज तक वो डेटा सार्वजनिक नहीं करा गया। कहां गया, कैसे गया, किसी को नहीं पता। डाटा लीक के मामले में तमाम लोगों ने सवाल उठाए, लेकिन आज तक जो है गृह मंत्रालय की तरफ से कोई सटीक जवाब नहीं आ सका। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि 2024 की जो नजीर होगी वो बिल्कुल साफ नहीं है। सर अलाउ मी टू स्पीक, आपका टर्न खत्म हो चुका है, अब आप बाद में बात कर लीजिएगा। थैंक यू सर। तो नहीं, आप जिस वक्त लेकर के आए थे और खास तौर से भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के कई घटक सीए के विरोध में थे, जो एनडीए के बहुत से घटक दल थे, भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी थे, वो सीए के समर्थन में, एनआरसी के समर्थन में नहीं थे। और क्रोनोलॉजी समझाने, नहीं सर हमारा टर्न था, सीए एनआरसी की क्रोनोलॉजी समझाने के लिए माननीय गृह मंत्री जी को बैठाया गया था और उन्होंने कहा था हो करके रहेगी, लेकिन एनडीए के बहुत से घटक दलों ने इसका विरोध करा और तमाम स्टेट सरकार ने विरोध करा और विरोध की हालत यहाँ तक पहुंच गई कि विदेशों के अंदर, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर इनका विरोध करा गया। तब भारतीय जनता पार्टी को समझ में आया कि अरे इसको इम्प्लीमेंट करना जो है वो जो है हमारे बस की बात नहीं है और तमाम जगह पे विरोध हुआ। सर प्लीज, अगर ऐसे बीच में ये बोलेंगे तो फिर मैं भी लगातार बोलूंगा, बोलने नहीं दूंगा किसी को। अगर आप सब बीच में बोलेंगे, आप वरिष्ठ होंगे, मैं आपका सम्मान करता हूँ। अच्छा, उनको भी जो है अच्छा धीरे धीरे, आप इतना तेज बोलेंगे वो बोल नहीं पा रहे। आप बोलिए, आप गलत सूचना दे रहे हैं। मैं गलत सूचना नहीं दे रहा हूँ, एक सेकंड उनको बोलने दीजिए। घटनाएं हो और ऐसे लोग इस देश में, इस देश के टुकड़े करने में जो लोग शामिल रहे हैं उनके समर्थक हैं आप, और आप फिर चाह रहे हैं कि इस देश में अफरा तफरी फैले, बमबाजी हो, इस देश में आतंकवादी घटनाएं हो। मणिपुर के अंदर हो रही सर, आपसे दो अल्फाज नहीं बोला जा रहा, आप वरिष्ठ काय के लिए मणिपुर पर आपकी जबान नहीं खोल गई, ताला लगा हुआ आपकी जबान के ऊपर। मणिपुर के अंदर क्या स्थिति बना दी गई, आपसे बोला नहीं गया दो अल्फाज, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। और वरिष्ठ पत्रकार बने हुए हैं, उनको बोलने तो दीजिए। प्रीति ऐसे नहीं होगा, बायस्ड होकर नहीं बोले। मणिपुर के ऊपर इनकी जबान के ऊपर ताले लगे हुए हैं। आप बोल रहे हैं ना, आप भी तो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आप भी तो एक तरफा बात कर रहे हैं। मणिपुर के ऊपर नहीं बोला जाएगा, आप भी राजनीतिक विश्लेषक है सैयद जवाद, और आप भी एक तरफा बात कर रहे हैं। चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, उनको बोलने दीजिए।
चिल्लाने से देश कुछ को नहीं होगा, खुद उनको से बोलने टुकड़े दीजिए। करते हैं। अरे वो ये पर्सनल बहुत अटैक कर रहे हैं, टुकड़े गलत टुकड़े, बात और है पता आप नहीं क्या जैसे क्या यहाँ लोगों पे की बैठ पहचान करके कह रहे हैं, मैं सुन थोड़ी ना आप दूंगा लोग इसको। बात- चलिए छोटे से ब्रेक के लिए हमें फिलहाल रुकना पड़ेगा, छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, फौरन हाजिर होते हैं, कहीं मजा आएगा। देखते रहिए प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल। ब्रेक के बाद बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। वापस चलेंगे डिबेट में, हमारे साथ तमाम मेहमान, साथी केया घोष भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता जुड़ गई हैं। केया जी, बहुत सारे सवाल, तमाम लोग कई सवाल उठा रहे हैं, जल्दी से आप जवाब भी देना चाह रही थी, जवाब दीजिएगा। मैं माफी चाहती हूँ, मेरा कुछ नहीं। केया घोष जवाब। आप मुझे चाह रहे हैं बोलने के लिए? ठीक है, केया घोष को हम जोड़ रहे हैं थोड़ी देर में, तब तक अमिताभ जी अपनी बात रख लें, उसके बाद संजय सरकार जी। अमिताभ जी बोलिए। देखिए, मैं बता रहा हूं कि बांग्लादेश के साथ भारत की जो सीमा है बहुत ही पोरोस है और कई सारी नदियां हैं, घाटियां हैं, जंगल है, इसलिए बहुत आसान नहीं होता उस पर निगरानी रखना। उसके अलावा जो भ्रष्ट प्रशासन है, यहाँ तक कि जो बीएसएफ जो है उसमें भी इतना भ्रष्टाचार है, 5-5 हजार 2-2 हजार रुपए लेकर के लोगों को पार कराया जाता है। सारी जानकारियां हैं लोगों के पास, लेकिन कोई प्रॉपर एक्शन लेना नहीं चाहता। एनआरसी को लेकर जो ये कह रहे हैं कि असम में प्रॉब्लम हुई थी, प्रॉब्लम क्रिएट किया था स्थानीय प्रशासन ने। और पश्चिम बंगाल में तो प्रशासन और नेता, राजनीतिक दल, इनका ऐसा गठजोड़ है कि ऊपर से नीचे तक हर काम में राजनीतिक दल के स्थानीय नेताओं का भी दखल होता है। उनको बोलने का मौका मिलना चाहिए प्लीज, ये जैसे लोग मैं दखल आपको दे रही रखते हूँ, हैं उनको भी बोलने का और मौका। अपने हिसाब से काम करवाते हैं ये लोग। इसकी वजह से वहां घुसपैठ बहुत बड़ी समस्या बन गया है। घुसपैठ की समस्या को ये लोग नहीं समझने की कोशिश कर रहे हैं, केवल और केवल मतदाता के कारण। यहाँ कोई धार्मिक मामले को लेकर के नहीं बोल रहा है। ठीक है, मुश्किल ये है कि उससे जो संजय आतंकवाद सरकार। का देश होगा उसको आप रोक नहीं संजय पाएंगे। सरकार, क्या टीएमसी के राज्य में वहां पर जो लोग हैं, शरणार्थियों, घुसपैठियों की समस्या से त्रस्त है, साथ ही अमिताभ जी कह रहे हैं कि यहाँ पर धर्म को लेकर के भी कोई खुलकर नहीं कहता है, क्योंकि राज्य में माहौल ऐसा है। अच्छा प्रीति जी, मैं 2-3 चीज आपसे भी सवाल करेंगे, शायद आप भी जवाब देंगे। आप तो बंगाल में रहते हैं, रानीगंज में आपको घर है। अच्छा, बंगाल में जो रहता है, बंगाल को जो जय बांग्ला बोलेंगे, बिहार में जो रहता है जय बिहार बोलेंगे, महाराष्ट्र में जो रहता है जय महाराष्ट्र बोलेंगे, ठीक है ना, उड़ीसा में जो है जय महाराष्ट्र बोलेंगे। हम अगर आप मेरे बंगाल को जय बंगाल बोल दिए तो हम घुसपैठी, हम बांग्लादेशी हो गया। मेरे बंगाल को हम जय बंगाल नहीं बोल सकते है क्या? दूसरा नंबर बात, एनआरसी लेके अभी मेरे भाई साहब बोल रहा था, आसाम में डिटेंशन कैंप में 19 लाख आदमी को जो डिटेंशन, उसमें 13 लाख बंगाली हिंदुओं को डिटेंशन कैंप पे रखा गया था। वहां पर एक स्वतंत्रता सेनानी का परिवार था, उसका नाम था सेजो बाला घोष। 3 साल उसको मतलब जो कानूनी लड़ाई करने के बाद उसको सिटीजनशिप मिला है। 3 साल कानूनी लड़ाई करने के बाद में, मैं आपको बोलना चाहता है। और तीसरे नंबर बात है, बॉर्डर देखने का जिम्मेदारी मेरा नहीं होता है, बॉर्डर देखने का जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट को होता है, बीएसएफ को होता है, बीएसएफ को होता है। और बीएसएफ पूरा निगरानी करता है। और स्टेट को क्या होता है मालूम है? स्टेट को आपको सिर्फ उसको लॉ एंड ऑर्डर जो है उसको देखना रहता है स्टेट के अंदर में। और 50 किलोमीटर के अंदर में बीएसएफ को अंडर में चला गया है बॉर्डर, ठीक है। उसके अंदर में क्या कौन घुसपैठी आता है जाता है, सब कुछ देखभाल की जिम्मेवारी बीएसएफ क्या है, उसको ऊपर निगरानी रखता है। कौन निगरानी रखता है? आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो। उसको ऊपर निकले एनआईए, नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी, ठीक है। और रहता है रॉ, रिसर्च एनालिसिस विंग, जो प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर के अंदर पड़ता है। 2 दफ्तर 3 दफ्तर पड़ता है अमित शाह को अंदर में। वो देख अंदर अगर कोई घुसपैठी घुस जाता है उसको क्या कर सकता है? आप उसको मतलब क्या 6 साल उसको कस्टडी रख सकते हैं, बाद में आपको पूछताछ करने पड़ता है। ये नियम है। एम्बेसी में बोलकर पूछताछ कर सकते, उसके अलावा स्टेट को करने का कुछ ताकत नहीं है, और ताकत होता भी नहीं है। ये मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, बांग्लादेश मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंदर जो मीटिंग होता है उसको तहत उसको काम कर, वहां पर बीजेपी बांग्लादेश बॉर्डर देखता है या बीएसएफ देखते हैं, ठीक है। दोनों को बीच में जो समझौता ये है, एक अंडरस्टैंडिंग है, तो उसको बीच में उसको घुसाया जाता है, रहता है। ठीक है, और केया बंगाल घोष, में रहकर हम जय बांग्ला नहीं बोलेंगे, बिहार में रहकर बिहारी जय बिहार नहीं बोलेंगे। अगर यूपी में रह के मेरे भाई साहब रत्नाकर जय यूपी नहीं बोलेंगे, ये बोलने का हक नहीं है। हक है भाई साहब,
ये तो और प्रिया घोष भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता, भेदभाव के आरोप भी तो लगते हैं, उसपे भी तो कुछ नहीं कह रहे आप संजय सरकार। भेदभाव के आरोप लगना बहुत बहुत बड़ा बहुत बड़ी बात है। राज्य की सरकार पर भेदभाव के आरोप लगते हैं। राज्य की सरकार पर यह कहा जाता है कि ये मुस्लिमों के लिए अलग सोच रखती है, वहाँ के बंगाली हिंदुओं के लिए अलग सोच रखती है। अच्छा एक बार, अच्छा प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की जुड़ गई हैं, उनको बोलने तो दीजिए, काउंटर तो वही करेंगी ना, काउंटर तो करने दीजिए, काउंटर तो वही करेंगी, करने दीजिए ना काउंटर, नहीं बोलने दीजिए ना उनको, बोलने दीजिए। ठीक है ना, 30 सेकेंड में खत्म कर देंगे, इस कारण में बोलते हैं। आप अगर बॉर्डर में अगर कोई बॉर्डर पे कोई गाइड जाता है। अच्छा संजय सरकार जी 1 सेकेंड दे दीजिए, मुझे दे दीजिए म्यूट। संजय सरकार को थोड़ी देर के लिए बस म्यूट कीजिएगा। प्रिया घोष एक बार बोल दोनों का जिम्मेवार अमित शाह अगर खुद देख नहीं पाता है तो उसको जिम्मेवारी कांग्रेस को नहीं है। इसको जानकारी रखना बहुत जरूरी है आज के तारीख में। ठीक है, इस बारे में बात करने के लिए अगर ये अमित शाह जी का गृह मंत्री का दायित्व है तो इस राज्य में जो इतना करप्शन है उसका दायित्व ममता बनर्जी को लेने को बोलिए। यहाँ पर 3-4 MLA, उसमें से 2 मिनिस्टर जेल में है, क्यों? चिंता मत कीजिए क्या जी, 24 के बाद में सेंट्रल आपको बिहार जेल, सेंट्रल जेल, प्रेसिडेंसी जेल सब एक्सटेंशन हो जाएंगे। 24 के बाद में एक्सटेंशन हो जाएगा। आपके इसमें भ्रष्ट नेता और जो पैसा लेकर फरार हो गया उसको भी दोबारा इंडिया में लेके आएंगे। चिंता मत कीजिए, मत कीजिए चिंता क्या जी, चिंता मत कीजिए। 24 के बाद में नरेंद्र मोदी खुद जेल में जाएंगे। आप चिंता मत कीजिए। 29,80,000 करोड़ का स्कैम हो चुका है, बैंक घोटाला, सड़क 7.5 लाख करोड़ का सड़क घोटाला हो चुका है, 7.5 लाख रुपए का नेशनल हाईवे हो गया है। हम नहीं बोल रहे कैग में जो बैठे हुआ कैग का भी हम लोग बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं। आप चिंता मत कीजिए, जो प्रेसिडेंसी जेल पर एक्सटेंशन हो जाएंगे और आजकल जो एक्सटेंशन कर आपका इतना भ्रष्ट रहता है तो भ्रष्ट करके। ठीक है रत्नाकर जी, रत्नाकर सिंह जी कि यहाँ पर जी प्रीति जी दिनों से जो मैडम नौकरी चुप रहेंगी तो जिसने नौकरी चुरा लिया मालिक भट्टाचार्य कंपनी, उनके पास जाए। 29,80,000 करोड़ रुपया भ्रष्ट करके खा गया, बैंक घोटाला है। चिंता मत कीजिए, जितना बैंक में फरार हो गया है। अच्छा रत्नाकर जी पूछ जाके बोला है हमको 35% मिला पैसे। अच्छा प्रिया जी जरा 2 सेकंड दे दीजिए, रत्नाकर जी को बोलने दीजिए। संजय भाई मुझे जवाब देने का मौका हम बड़े दीजिए। भारत के नहीं है। 29,80,000 करोड़ रुपया बैंक घोटाला हुआ है क्या जी? जानते हैं आप? जानते हैं कि 29,80,000 करोड़ रुपया बैंक घोटाला हुआ है? तो मैं ये कहना चाहूंगा सड़क घोटाला कितना हो, मतलब 7.5 लाख करोड़ का हो चुका है। संजय भाई मैं जवाब दे देता हूँ ना, किया राजमाता और उनके बेटा तो अच्छा, जेल में बाहर है, कितना पैसा लिए है नेशनल हेराल्ड में। नहीं 24 के बाद में तो एक्सटेंशन हो जाएंगे। तिहाड़ जेल तो बढ़ाने पड़ेंगे ना, तो इतना भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी लीडर को कहाँ रखेंगे? मैडम मैं जवाब दे दूं, प्रीति जी मैं बोल लूं, अपनी बातें रख लूं। रत्नाकर जी को बोलने दीजिए, 1 सेकेंड बोलने दीजिए। केया घोष जी कांग्रेस पार्टी को भी सुन लीजिए। घोष जी का वन वे कम्युनिकेशन। केया घोष जी, अच्छा ठीक है, आपको आवाज आ रही है मेरी केया घोष जी? हाँ रत्नाकर जी एक बार बोल लें, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आपको सुन रहे थे, आपको एक बार काउंटर कर ले, वो क्या कह रहे हैं आप जो कह रही हैं, जल्दी से रत्नाकर जी अपनी बात रखें, उसके सैयद के। जी बिल्कुल। देखिए प्रीति जी, एक चीज कहा गया है कि आरोप लगाने मात्र से भारतीय जनता पार्टी अपने आप को साफ पाक जो दिखाने की कोशिश कर रही है वो हो नहीं पाए। अगर आप भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं तो अपने गिरेबान में झांक कर देख लीजिए। आप अपने गिरेबान में अगर कटमनी की बात कर रहे हैं तो कर्नाटक में तो आपकी 40% कटमनी के हिसाब से आपकी सरकार ही चली गई, कटमनी वाली सरकार 40% की जो थी वहां पे। और मध्य प्रदेश में तो 50% कटमनी वाली सरकार आपकी जाने के कगार पे है, वो 3 तारीख को भी चली जाएगी। तो भ्रष्टाचार का आरोप लगाने से पहले आप अपने गिरेबान में देखिए कि कल तक जिनके ऊपर आप भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे थे उनके साथ गलबैया करके सरकार चला रहे हैं। आप आपका चाल चेहरा चरित्र लोगों को पता चल गया है कि सिर्फ आप आरोप लगाते हैं। और मैं प्रीति जी एक आरोप अच्छा किया जी, एक सवाल ठीक है मैं पूछ लेती हूँ, एक बात पूरी कर लूं। महादेव ऐप पे जो हमारे मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप लगाया था भूपेश बघेल के ऊपर कि इन्होंने कितना करोड़ रुपया लिया, 508 करोड़ कितना करोड़ रुपया लिया, वो आरोपी खुद मुकर गया
और इन लोगों ने उसको चुनाव में काफी चलाया कि 508 करोड़ रुपया अब राजनेता ठीक है, को दिया, सवाल पूछ लेती हूँ मैं बंगाल उसमें पे। मुकर गए केया ये लोग। घोष जी, सवाल मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि ये आरोप भी लगते हैं कि अगर जहां पर भारतीय जनता पार्टी जिन राज्यों में जाती है और वहां के बड़े नेताओं पर अगर भ्रष्टाचार के आरोप जिस तरीके से आज गृह मंत्री ने लगाया है वहां लगाती है, तो ये आरोप लगते ही लगते हैं कि भाई ये मंत्री या ये पार्टी या इसके लोग जब भारतीय जनता पार्टी के साथ थे तब उन्हें ये लोग अच्छे लग रहे थे, जैसे ही ये दूसरी पार्टी में गए तो कहने लग गए कि ये भ्रष्टाचारी हैं, ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ये आरोप लगते ही लगते हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। क्या घोष जी? देखिए, ये सरासर गलत बात है। मैं आपको 2 एग्जाम्पल देती हूँ क्योंकि मैं पश्चिम बंगाल से बिलोंग करती हूँ। ममता बनर्जी के एक मंत्री हुआ करते थे, राजीव बनर्जी। शुभेंदु अधिकारी कौन है? वो जब भारतीय जनता पार्टी में आए तो ममता बनर्जी ने कहा ये इनके ऊपर आरोप है, कौन है? ये करप्ट है। कौन है? फिर वो वापस चले गए तृणमूल में। करप्शन की बात नहीं है। देखिए, वहां पर से एक हमारे चुनाव चिन्ह में जीते थे अर्जुन सिंह एसपी, वो जब यहाँ पर थे उनके ऊपर 150 मामला लगा था, 150 केसेस। अब वो वापस टीएमसी में चले गए। हमको तो सुनाई नहीं दे देता है कि कहाँ पर केस गया। तो तृणमूल सरकार ऐसी सरकार है और साथ में कांग्रेस भी है। कांग्रेस के बाद तो मती की राहुल गांधी ने पहले कहा था और रफाल नहीं, अभी राज्य की सरकार पे रहते हैं, राज्य की सरकार पे रहते हैं। वो कह रही है कि अपने जब जननी उनको सिर्फ अपने लोग जो है जो चोर है, जो गाय तस्करी में है, आपको काउंटर जो सैयद जवाब नौकरी करेंगे, चोरी बोलिए। करते हैं, उनको देखती नहीं है। सैयद ठीक हो गया। मैं कहना चाह रहा हूँ कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी बीजेपी में है महाभ्रष्टाचारी। अब आप लिस्ट उठा करके देख लीजिए, बीजेपी के बड़े बड़े नेता कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी के नेता या तो कांग्रेस से तोड़ करके आए या अदर रीजनल पार्टी से आए, तमाम भ्रष्टाचारियों को वॉशिंग मशीन में डाल करके उनके जो है बीजेपी का जो वॉशिंग पाउडर है उससे दे करके साफ कर दिया गया। अगर परिवारवाद की बात कर दें तो भाई साहब परिवारवाद के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी का कोई तोड़ नहीं। और भाई अब आप बात कर रहे थे, अरे मैडम पॉलिटिकल पार्टी, आप पॉलिटिकल लोगो लगा के बैठिए ना। नहीं, मैं तो आपको बता रहा हूँ कौन कौन से मुख्यमंत्री थे। आसाम के मुख्यमंत्री हिमंता बिश्व शर्मा कांग्रेस से तोड़कर लाए गए और उनके ऊपर कौन सी जांच थी और आज तक नहीं हो पाई। अभी शुभेंदु अधिकारी का नाम लिया गया, उसके ऊपर खामोश थे। फिर उससे महाराष्ट्र चले जाइए, महाराष्ट्र के अंदर तो चक्की पीसिंग हो रहा था। 70,000 करोड़ के घोटाले की बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुद कही एक दिन समय, और उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरीके से उनको जो है जाकर के राज्य का उप मुख्यमंत्री बनाया जाता है। कश्मीर के अंदर महबूबा मुफ्ती के साथ ये बड़े आरोप लगाते थे, अलगाववाद, उग्रवाद और तमाम तरीके की चीजें, फिर उनके साथ भी गठबंधन कर लिया। फिर आप चले जाइए साउथ के अंदर भी जो गठबंधन थे वो भी खत्म हो गए। तो अब बीच में अगर बीच में बोलेंगे, अगर बीच में डिस्टर्ब करेंगे तो एक सेकेंड संजय सरकार जी, बड़े ही अच्छे शब्दों में आप कह रहे थे, नाम ले रहे थे, जिस अंदाज में आप कह रहे थे कि शुभेंदु अधिकारी कौन है, ये कौन है, वो कौन है, जरा एक बार बोलिए। जनता को बड़ा पसंद आ रहा है। अभी कमेंट आया है मुझे कि एक बार बुला संजय सरकार जी से बुलवाइए, बहुत अच्छा बोल रहे हैं ये। नहीं, देखिए भ्रष्टाचारी जो होता नहीं, आपने अभी कहा ना दादा, ये कौन है वो बांग्ला, एक बार बोलिए ना प्लीज। नहीं, हमने बोले थे शुभेंदु अधिकारी कौन है, शंकुदेव पांडा कौन है, ठीक है। मैं पूछा था। और थोड़ा देर पहले आपको भी मालूम है प्रीति जी, आप भी तो नेशनल चैनल में बैठे हैं, मुख्यमंत्री बनाया वो ममता बनर्जी को बनाया, उसका नाम है शुभेंदु अधिकारी। और आज जाके शुभेंदु अधिकारी को सस्पेंड किए हैं, वो आज भी जाके विधानसभा में वो वहाँ पर बैठे हैं डरने में। जान लीजिए, अगर मालूम है कौन से माइंड से किलोमीटर रास्ता बनाने के लिए 2.5 सही मानो। ठीक है जय दीदी, अरे दीदी यहाँ नहीं बांग्ला में नहीं, हिंदी में 1 किलोमीटर रास्ता 250 करोड़ रुपए खर्चा किया है। अच्छा, कौन से सोना से रास्ता बनाया है? ठीक है अमिताभ कुमार जी, बस ठीक है प्लीज नहीं प्लीज रुक जाइए। नहीं काउंटर के चक्कर में इतना मत बोलिए कि लोगों को समझ में नहीं आए। 1 सेकेंड
अमिताभ कुमार वरिष्ठ पत्रकार, प्लीज क्या घोष, रुक जाइए, नहीं रुक जाइए, मैं सुन रही हूँ, सबको सुन रही हूँ, मैं प्रॉपर टाइम दे रही हूँ, मैम रुक जाइए। अमिताभ कुमार जी बोलिए सर। देखिए, टीएमसी के एक नेता है दत्ता विश्वास। हाँ जी सर बोलिए। है हाँ नाम शामिल नहीं हो रहा है, वो कोई जाकिर नाम के व्यक्ति का जिक्र कर रही थी कि मतदाता सूची में सदस्य से अपना नाम दर्ज करवा लें। पूरा का गिरोह चल रहा है और इनका बहुत समर्थन है। ये कितना भी सामने नहीं बोले, लेकिन अंदर खाने इनकी पूरी कोशिश है घुसपैठिए ज्यादा से ज्यादा स्टेज में आ जाए। और अगर आप उन्हें कोई कागज नहीं देते हैं तो वो कहीं भी पकड़े जाएंगे। ठीक है, ये बहुत बड़ा सवाल है। ठीक है संजय सरकार जी, क्यों ना आवाज उठाएं। राज्य में घुसपैठिए की समस्या है, खुलेआम धड़ल्ले व्हाट्सएप पे कॉल जा रहे हैं और ये कहा जाता है कि फला नाम की व्यक्ति आप बोल रही हैं, आप आधार कार्ड रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए बंगाल के नाम से, तो क्यों ना गृह मंत्री बोले। और आप अगर संज्ञान नहीं लेंगे तो गृह मंत्री क्यों ना ले। राज्य में सरकार अगर सो रही है तो क्यों ना ले। नहीं देखिए, फिर आप मोबाइल दिखा रहे, अरे मोबाइल देख के हम क्या करेंगे। इस कारण मैं किया को दिखा रहा हूं। अमिताभ जी कुछ सवाल पूछ रहे हैं आपसे, रुक जाइए संजय जी, रुक जाइए, जवाब दीजिए। अमिताभ कुमार अच्छा आपसे सवाल पूछ रहे हैं, जवाब दीजिए ना। अमिताभ जी बोलिए, अमिताभ जी बोलिए। अरे दादा थेमे जाओ, एक सेकंड दाओ ना प्लीज। अमिताभ कुमार जी एक साथ नहीं प्लीज, एक साथ नहीं। संजय सरकार ट्राई टू लिसन प्लीज। अमिताभ कुमार जी बोल लें, जरा आवाज बढ़ाइए अमिताभ कुमार जी की। आपको देश की चिंता करनी चाहिए, आपकी पार्टी की चिंता के पहले आपको देश की चिंता करनी चाहिए। आप पार्टी का पूरा समर्थन। ठीक है, पार्टी प्रथम या देश प्रथम। अरे रुक जाइए, अरे एक सेकंड रुक जाइए प्लीज। पार्टी प्रथम या देश प्रथम, रत्नाकर जी पार्टी प्रथम की देश प्रथम, जवाब दीजिए। देखिए, व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश होता तो देश है ना, देश प्रथम। ठीक है, क्या घोष, पार्टी प्रथम की देश लेकिन प्रथम। मैं प्रश्न पूछना चाहता हूँ। हाँ लेकिन मैं प्रश्न पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से। संजय सरकार जी पूछ लीजिएगा, रुक जाइए। देश प्रथम आपकी पार्टी के लिए देश प्रथम क्यों नहीं है, पार्टी प्रथम क्यों है, ऐसा कह रहे हैं अमिताभ कुमार जी। मेरे देश के लिए मैं प्रधानमंत्री में स्वतंत्रता सेनानी परिवार से है और मैं सवाल पूछेंगे 300-350 केजी आरडीएस पुलवामा में घुसा कैसे घुसाया और उस समय बीएसएफ से लेकर आईबी से लेकर एनआईए से रॉ से लेकर किया घोष जी का पार्टी का कार्यकर्ता ने क्यों देखा नहीं, क्यों मेरे 50 से ज्यादा आदमी शहीद हुए हैं, फौजी शहीद हुए हैं, इसके जवाब तो किया दीजिए। ठीक है सही है, देश प्रथम होना चाहिए कि पार्टी प्रथम होना चाहिए। ये सिर्फ गलती कर दी है तो गलती कर दी है, उसको भी पकड़ना है जो वहाँ बदमाशी कर रहे हैं। देश प्रथम होता है। हाँ तो जहाँ देश अगर लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए सिर्फ राजनीति प्रथम है। नहीं, आपको बंगाल की समस्या क्यों नहीं नजर आती? आपको भारतीय जनता पार्टी में समस्या नजर आ रही है? बंगाल की समस्या समझ में आ रही है, देश भर की समस्या नहीं समझ में आ रही है। आप बताइए चीन घुसपैठ कर रहा है नहीं कर रहा है? हाँ यहाँ तो बात नहीं करेंगे चीन के घुसपैठ की और बंगाल के भैया शेख हसीना से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, अभी आप ही बता रही थी जाकर के चीन की घुसपैठ के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के मुंह में ताला लग जाता है। तो राज्य में घुसपैठ की समस्या है तो कुछ ना बोले। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान हमारे इस डिबेट में, प्राइम टाइम डिबेट में। और आपने देखा बंगाल से कैसे चुनावी शंखनाद आज गृह मंत्री अमित शाह ने फूंका है। क्या ये शुरुआत है 2024 के लोकसभा चुनाव की? क्योंकि उन्होंने जिक्र किया है कि अब तो सीएए एनआरसी लागू होकर रहेगा। इस पर नजर बनाए हम रखेंगे, पल पल की अपडेट भी आपको देंगे। फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया और देखना न भूलें हमारा प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल।